Assalamualaikum all viewers. I am Asli Kazi with new episode with new guest. आज हमारे गेस्ट हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सर मिस्टर सलीम सत्तार साहब। माशाल्लाह ही हैज अराउंड 20 years corporate experience जिसमें इन्होंने बहुत सारी वेल रेनॉन कंपनी के साथ काम किया और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के बहुत सारे मामला और सारे डिसीजन देखते रहे। He worked with the JP Codes, he worked with the DHL, DHL में हमने यूनिलीवर के प्रोजेक्ट को क्लोजली देखा और उसके सारे ऑपरेशंस मैनेज किए। उसके बाद ईबीएम में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के सारे डिसीजंस में इन्वॉल्व रहे, सारी चीज़ों को मैनेज करते रहे सक्सेसफुली। एंड करंटली ही इज वर्किंग एज द नेशनल logistics and warehousing manager at Hilal Foods. So, sir, thank you for your time. So, guys, today our topic is all about the warehouse racking implementation और उसके क्या issues हैं। तो sir, a very first question कि पाकिस्तान में हम लोग racking के बहुत सारे warehouse नहीं देखते, इसकी क्या वजह है and then फिर उसके क्या problems हैं और benefits हैं भी बता दें। अच्छा, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हम ज़्यादा इसलिए नहीं देखते इसके हवाले से कि थर्ड पार्टी अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ थर्ड पार्टीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। उसके अलावा जो ओन मैनेजमेंट है वो तो या तो हम बैक ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशंस के ऊपर लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं, या जो पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं रिगार्डिंग कम रेंटल के ऊपर जो वेयर हाउस उनको मिल जाते हैं उसी के ऊपर काम करने में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट कटिंग का ज़माना है, हर कोई कॉस्ट सेविंग के ऊपर जा रहा है। तो इस हवाले से भी है, ज़ाहिर है आप नई चीज़ बनाएंगे, नई बिल्डिंग होगी तो उसके नए रेंटल्स होंगे। इस हवाले से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिसेंटली ऐसे अभी कुछ पार्टीज़ ने बनाए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मल्टी यूज़र फैसिलिटी के बनाए ताकि मुख्तलिफ लोगों को इन करके वो मुख्तलिफ लोगों से रेंट लेके एटलीस्ट अपनी कॉस्ट निकाल सकें। सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर अगर आप कहें कि कोई थर्ड पार्टी या ओन मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंपनी अच्छे आइडियल किस्म के वेयर हाउस के ऊपर काम कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल, यहाँ पे मेरे ख्याल में सिर्फ इस वक्त बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वेयर हाउसिंग की जा रही है फॉर द आइडियल से, जिसे कहना चाहिए कि आइडियल वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर्स और वेयर हाउसिंग प्रोसेस के ऊपर शायद इतना ध्यान नहीं है जितना बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वेयर हाउसिंग को लिया जा रहा है। सही है। अच्छा, तो इसके जो वेयर हाउसिंग जो कंपनीज इंस्टॉल कर रही हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? वैसे इसमें सबसे पहले कंपनीज की अगर आप बात करें तो करंटली हम कुछ जगहों पे ऐसे देख रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रैकिंग वो रैकिंग की जा रही है और उसका जो है शायद इन डेप्थ इतनी स्टडी नहीं की जाती कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। अब जैसे अगर आप बात करें कि आप बिस्किट इंडस्ट्री में हो या कॉन्फेक्शनरी आइटम्स की किसी इंडस्ट्री में हो तो वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंटली आपकी मूवमेंट कितनी है, आपका पर पैलेट कितने कार्टन आते हैं, आप कितना फ्रीक्वेंटली एक पैलेट को रैक के ऊपर रखेंगे और उतारेंगे, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए। इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, उसका टर्निंग रेडियस क्या होगा। मतलब आपके पास लेट से है ही 25,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस और आप उसमें रैकिंग ग्राउंड प्लस 3 करने की बात कर रहे हैं जबकि उसकी हाइट ही सिर्फ 28 फीट है। तो उसमें ऑब्वियसली आप अपने पैलेट को कितने हाइट का पैलेट है, 6 फीट प्लस का अगर आप पैलेट रख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ग्राउंड प्लस 2 भी नहीं जाएगा, आप ग्राउंड प्लस 4 की वर्किंग करके बैठेंगे। इस तरह बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। प्लस आप ERP सिस्टम कौन सा चला रहे हैं, बैच वाइज मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे रैकिंग में, ये बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। प्लस जिस अगर आप एग्जिस्टिंग लोकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका फ्लोर कैसा है, क्या आपके इक्विपमेंट का लोड वो बर्दाश्त कर पाएगा वो फ्लोर या नहीं, क्योंकि इक्विपमेंट का अपना भी 3 से 4 टन का वजन होता है। प्लस आप उसके ऊपर ऑन एन एवरेज 1 टन का पैलेट होता है, तो अगर आप 4 टन मिला के 4.5 टन का पैलेट और इक्विपमेंट चलाएंगे फ्लोर के ऊपर, क्या वो फ्लोर उसके वेट को बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर फ्लोर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो ना उस पर आपका इक्विपमेंट चलेगा, रीच ट्रक कह लें, स्टैकर कह लें या हैंड पैलेट ट्रॉली, कोई चीज़ उस पर चल नहीं पाएगी प्रॉपरली, आपके डैमेजेस बढ़ जाएंगे। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के बंदे को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। प्लस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी गुड्स की मूवमेंट कितनी है। अब आपकी मूवमेंट ऐसी है कि सुबह आपके पास वेयर हाउस में प्रोडक्ट इन होती है और शाम तक आउट हो जाती है, तो उसको आप रैक पे रखेंगे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मतलब आप मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका। अच्छा सर, एक आपसे बड़ा ओपिनियन चाहिए आपका। आपने मल्टीनेशनल के साथ भी काम किया, आपने लोकल कंपनीज के साथ भी काम किया।
वो जी ये जी कि पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ती है और पाकिस्तान में जो हमारे पास ओल्ड कंस्ट्रक्ट वेयर हाउसेज हैं वो सस्ते भी हैं। तो जी। आपका ओपिनियन क्या है, कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए रैक्स पे, या जब लेबर भी सस्ती है और पुराने वेयर हाउस मिल रहे हैं तो उसी पे काम चलाएं? नहीं देखें, असद फिर वही बात आ जाती है, जिस तरह कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव चल रहा है, तो रैकिंग एक सेंस में तो आपको, मतलब आप स्क्वायर फीट ज्यादा कवर ना करें और हाइट को वेयर हाउस की यूटिलाइज करके आप अपनी रैकिंग डबल ट्रिपल कर लें। लेकिन फिर वही बिजनेस की नीड क्या है, आपकी मूवमेंट कितनी फ्रीक्वेंट है, पैलेट आप कितना जल्दी मूव करेंगे। अगर आप सुबह रिसीव करके 3 दिन के बाद उस पैलेट को आउट कर रहे हैं, तो आप उसको रैक कर लें, तो वो ज्यादा मुनासिब है। स्टोरेज आपके लिए मुनासिब है उस सूरत में। लेकिन अगर आप एक पैलेट रिसीव सुबह कर रहे हैं और शाम तक उसने निकल जाना, या मैक्सिमम दूसरे दिन दोपहर तक निकल जाना, तो उसको आप रैक में रख के क्या मतलब, सिर्फ रैक की कॉस्ट ऐड होगी आपकी। क्योंकि माशाल्लाह आपने भी तो रैकिंग में एनवायरनमेंट में काम किया, आपको पता है इसकी एक अलग से कॉस्ट है रैकिंग की, पर पैलेट कॉस्ट होगी, इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा सर, इस रैकिंग जो कंपनीज कर रही हैं, 3PL कर रही हैं, तो जी जी। इनका बेनिफिट जो है वो उस कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग में हो सकता है? देखें 3PL में लेट्स से अगर जितनी भी इस वक्त 3PL काम कर रही हैं, वो जितना बड़ा वेयर हाउस बनाती हैं उसको अब ग्राउंड+6 तक, वो 7 तक जा रही हैं, बल्कि अब रिसेंटली मेरे ख्याल में ग्राउंड+8 की भी रैकिंग इंस्टॉल की है एक पार्टी ने। उसकी वजह यही है कि वो कम स्क्वायर फीट में ज्यादा से ज्यादा पैलेट इंडक्ट करके स्टोरेज कॉस्ट अपनी रिकवर कर रहे हैं। जो उन्होंने अपने मटेरियल लगाया उसकी कॉस्ट प्लस अपने इक्विपमेंट की और स्टाफ की कॉस्ट उससे निकाल रहे हैं। तो फायदा तो ये है, इसका जरूर फायदा है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है, उन्होंने विदाउट WMS रैकिंग कर ली और उसके बाद सारा काम वो मैनुअल कर रहे हैं। तो बैच मैनेजमेंट उस वेयरहाउस स्टाफ का आप सोचें जो ग्राउंड+4 के ऊपर काम कर रही हो और सिस्टम उनको कोई सपोर्ट ना कर रहा हो। सिस्टम ना आपको लोकेशन बता रहा है ना बैच बता रहा है। एक रूम है उसके अंदर सारे पायलट रखे हैं और आपने पिक भी करना है, डिस्पैच भी करना है और रिसीव भी करना है बैच वाइज। तो काम उल्टा खराब हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात, वो मैंने पहले जब मैं जॉब करता था तो आपसे पूछी थी, इत्तेफाक से आज दोबारा पूछ लेता हूँ कि हमारे पास जी जो जी कंस्ट्रक्शन होती हैं वो आरसीसी होती हैं, उनमें तो इतनी हाइट हो ही नहीं पाती। तो जो जी जी। हम रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर भी चाहिए वेयर हाउस का? नॉट नेसेसरली, असल दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम होता है। असल में वहां पे इतना विजन नहीं था लैंडलॉर्ड्स का। वो अपने स्ट्रक्चर को 2-3 तरीके से यूज करना चाहते हैं कि अगर कोई पार्टी आती है, मतलब जैसे कंपनी आती है, वो अपनी प्रोडक्ट स्टोर करती हैं, तो जी यही हमारी हाइट है, इसके ऊपर काम कर लें। और अगर कोई कंपनी नहीं लेती है तो वो गंदम की बोरियां रख के भी अपना किराया निकाल लेंगे। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये था। अगर आप कराची की बात करें, इस वक्त मेरे पास यहाँ पे भी जो वेयर हाउसेज चल रहे हैं, जैसे स्पेशली पोर्ट कासिम पे, वो सारे डूम स्ट्रक्चर पे हैं। डोम स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपको हाइट मिल जाती है, साइड से बिल्डिंग आपके ऊपर होती है, बीच में आपके थोड़े बहुत पिलर ज्यादा जरूर मिलते हैं, लेकिन वो डोम स्ट्रक्चर में आपको हो जाते हैं। प्लस इसे कहना चाहिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आता है, उसमें सारा आपकी जो दीवार एक हद तक होती है, 10 से 12 फीट तक होती है, उसके ऊपर आपका फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाता है। वो आपका मूवेबल भी होता है कि एक जगह से उतार के आप दूसरी जगह ले जाएं, उससे आपको हाइट गेन हो जाती है। लेकिन अगर आप बात करें कराची में, तो इस वक्त 32-34 फीट के हाइट के ऊपर वेयर हाउसेज मिल रहे हैं और आरसीसी स्ट्रक्चर में ही मिल रहे हैं। सही है। अच्छा सर, एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन, क्विक बात, कि आपको लगता है जी। कि वेयरहाउसिंग की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कंपनीज में है, या ये अभी भी एक ऑपरेशनल टाइप का मामला समझा जाता है? नहीं, ऑपरेशनल मामला तो नहीं है इस वक्त ये, क्योंकि सप्लाई चेन इटसेल्फ ये शुरू में कंपनीज जरूर इसको एक ऑपरेशनल मामला समझती थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपका बिजनेस को सपोर्ट करने का मेन फंक्शन है। सप्लाई चेन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, आपका ये बहुत बड़ा एरिया है जिसको अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेंगे, तो आप सेविंग और बेनिफिशियल कंपनी के लिए उसको प्रोसेस को नहीं बना सकते। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये सेशन बड़ा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर।